Hello students and welcome to this new video. We will study today chapter number 2 of social sciences your standard ninth, First World War and Russian Revolution. First World War. Okay. Let us start with the chapter. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, colonies, resulted in these countries going to Asia and Africa. That means the Western European countries were always fighting for expansion of their empire. Expansion means उनका जो साम्राज्य है, उनका जो empire है, उसको फैलाना. And acquire new territories, resulting in these countries going to Asia and Africa. So while they were taking more and more territories inside them, they were going and they were expanding to Asia as well as Africa also. Okay, thus they established their colonies and expanded their rule. So they established their colonies. Their people would go at that place and they live there, and further they would expand their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish कॉलोनीज. और यूरोपियन नेशंस, जो भी यूरोपियन नेशंस थे, उन सब के बीच में एक कंपटीशन हो गई थी. दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमोंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कॉज द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रुइन ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज. इसका मतलब क्या है बेटा कि यूरोपियन नेशंस का एक्सपांशन करने के कारण इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर सब डिस्ट्रॉय हो गया था एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में. मतलब हमारी कंट्रीज भी उसके अंदर आ गई और अफ्रीकन कंट्रीज भी. The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. तो इसका रिजल्ट क्या निकला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ये उसका रिजल्ट निकला कोलोनाइजेशन का. ओके, सो लेट अस स्टडी विथ वेस्टर्न यूरोप एंड कोलोनलिज्म. द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका. जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो वैसे ही गिचोगिच रहते हैं अंदर. यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे, यूरोप छोटा है और कंट्रीज बहुत सारे हैं, तो वो लोग कंटिन्यूसली एक्सपांशन करने में, और वो लोग एडवांस भी थे, तो कंटिन्यूस एक्सपांशन करने में कहाँ पे पहुँचे वो? एशिया और अफ्रीका. उनके आजू बाजू वाले कंट्रीज को भी उन्होंने छोड़ा नहीं. देयर ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज. कॉलोनाइजेशन मतलब समझ लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपने लोगों को वहाँ पे भेजना, ट्रेड करना और धीरे धीरे करके वो पूरा टेरिटरी अपने अंडर ले लेना. तो स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग. तो स्पेन जो था, स्पेन नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे कंट्रोल कर रहा था. लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस. तो फ्रांस ने भी कैप्चर कर दिए थे थोड़े कुछ प्रोविंसेस उसके आजू बाजू वाले. When the Portuguese king died without an heir, Portuguese came under the rule of Spanish king because of his blood relation. तो Portuguese king जब एक उत्तराधिकारी, हम जब बोलते हैं ना, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, तो उसके बिना वो जब मर गए, तो पोर्चुगीज केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग. स्पेनिश किंग के अंडर पोर्चुगल पूरा आ गया क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन था. सो फॉर 6 डिकेड्स द मोनोपोली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विद स्पेन. तो 60 सालों तक, 6 डिकेड्स मतलब 10 साल, 6 डिकेड्स मतलब 60 साल, तो 60 सालों तक खाली स्पेन के पास ही मोनोपोली थी. मोनोपोली मतलब खाली स्पेन ही कॉलोनीज एस्टेब्लिश करता रहा था नॉन यूरोपियन कंट्रीज में. Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. तो इटली और जर्मन स्टेट्स वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया से कैप्चर होने लगे थे. When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free, following the footsteps of England, made many of the Afro-Asian nations their colonies. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब यूरोपियन पावर्स एशिया और अफ्रीकन नेशंस पे अपना दबाव बना रहे थे, पकड़ बना रहे थे, तो वो टाइम पे बहुत सारी यूरोपियन नेशंस जो फ्री हो चुके थे, फ्रीडम में अचीव कर चुके थे. इंग्लैंड जो था वो फ्रीड था और ऐसे ही फ्रीडम अचीव कर चुके थे, तो वो भी एफ्रो मतलब अफ्रीकन और एशियन में अपनी कॉलोनीज बनाने लगे थे. तो हम अभी एशिया की बात करते हैं. कॉलोनियलिज्म इन एशिया आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया. अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंडिया पे मजबूत पकड़ बनाने के बाद इंग्लैंड एक्सपांडेड इज एम्पायर टू श्रीलंका. श्रीलंका गए, म्यांमार गए, सिंगापुर गए और मलेशिया गए. तो वहाँ भी उन्होंने पकड़ बना के रखी थी और धीरे धीरे उसका जो होल्ड है वो बढ़ता रहा था. इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो. चाइना में भी इंग्लैंड एंटर हुआ था.
लेकिन इंग्लैंड और चाइना के बीच में ना ट्रेडिंग चालू था। किसका? ओपीएम का। ओपीएम मतलब वो जो ड्रग्स होते हैं ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं गांजा। तो उसका जो ट्रेड चालू था, उसकी वजह से वॉर्स हुए 1839 से 1842 के बीच में, और वॉर्स हुए, और उसको हम बोलते हैं ओपीएम वॉर्स। चाइना और इंग्लैंड के बीच में दोनों में वॉर्स हुए बिकॉज ऑफ ओपीएम, तो उसको हम बोलते हैं ओपीएम वॉर्स। तो कब हुए थे? 1839 से 1842। चाइना ये वॉर्स हार गए, चाइना जो था वो हार गया, और इंग्लैंड, उसके 5 पोर्ट्स ने इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिए, एंड देयर बाय लॉस्ट 5 ऑफ हिज पोर्ट्स टू इंग्लैंड, वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन द ट्रेड एंड दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर। तो ट्रेड चालू रख सके और फिर उनका जो साम्राज्य था वो वहाँ पे बढ़ा सके। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड पॉलिटिकल राइट्स। तो उसमें क्या हुआ था बेटा कि चाइना अगर वीक हो गया था, ठीक है, तो जापान है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, अमेरिका है, वहाँ पे ट्रेड और पॉलिटिकल राइट्स अचीव करने लगे थे, मतलब वहाँ उनका होल्ड बनाने लगे थे चाइना में। वेस्ट एशिया की हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, जो अरेबियन जो पूरा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे ढूंढे गए थे ऑयल रिसोर्सेज। तो कंटिन्यूसली यूरोपियंस वहाँ पे कॉलोनीज बनाने लगे थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, वहाँ पे ऑयल कंपनीज बनाई, ईरान में बनाई, इराक में बनाई, कुवैत में बनाई, सऊदी अरेबिया में बनाई और बहरीन में बनाई। अपने आप अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये कंट्रीज में उन्होंने अपनी ऑयल कंपनीज को बनाया। ओके, अभी हम अफ्रीका की बात करते हैं बेटा। अफ्रीका, कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। द डच एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डच लोग सबसे पहले 15th सेंचुरी के एंड में अपनी कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पे गए थे। और उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने केप और एल्गेरिया, जो नॉर्थ अफ्रीका में है, केप और एल्गेरिया, उसके अंदर कॉलोनीज बनाई। इंग्लैंड ने केप में बनाई और फ्रांस ने एल्गेरिया में, जो नॉर्थ अफ्रीका में है। The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies। तो इसमें क्या हुआ, अफ्रीका तो बहुत बड़ा है बेटा, और उसके प्रोविंसेस भी बहुत बड़े हैं। तो वो कैसी कंडीशन थी? बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता था और फिनिश प्रोडक्ट्स भी हम बेच सकते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब नई नई टेक्नोलॉजीज आई और सब फैक्ट्रीज और वो सब आ गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। तो यूरोपियन कंट्रीज उसके बाद कॉलोनीज बनाने में कंपटीशन करने लगी। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो बहुत बड़ा है बेटा, और कॉन्गो के बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं। तो वहाँ पे किंग लियोपोल्ड जो थे बेल्जियम के, उन्होंने वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश कर दिया था। इंग्लैंड ने कहाँ कहाँ बनाया? इंग्लैंड एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन इजिप्ट। इजिप्ट में बनाए अपने कॉलोनीज। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के पार्ट में बनाए उनके प्रोविंसेस, और साउथ अफ्रीका। तो आपको हर एक पॉइंट बेटा याद रखना है कि भाई बेल्जियम ने कॉन्गो को कैप्चर किया था, इंग्लैंड ने कॉलोनीज बनाई थी इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में। फ्रांस established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa provinces। तो टूनिशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका में फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जर्मनी established its empire in some provinces of ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। तो जर्मनी ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में थोड़े कुछ प्रोविंसेस में अपनी एम्पायर, अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाया था। इटली ने अफ्रीकन प्रोविंसेस जो भी रेड सी के आजू बाजू है वो कैप्चर कर लिए थे। स्पेन और पोर्चुगल अफ्रीका के थोड़े कुछ प्रोविंसेस सीज करने में सक्सेसफुल हो गए थे। सीज मतलब छीनने में, प्रोविंस छीनने में सक्सेसफुल हो गए थे। फिर सब यूरोपियन नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1884-1885 में। कॉन्फ्रेंस मतलब सबकी बातचीत हुई, और ये कंपटीशन के बीच में कॉलोनीज को कैसे डिवाइड करना है वो चूज किया गया। तो डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वेर डिवाइडेड अमोंग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो अलग अलग टेरिटरीज यूरोपियन नेशंस को डिवाइड कर दी गई थी, और 10 कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वो एस्टेब्लिश ओवर द एंटायर अफ्रीका। तो पूरा अफ्रीका यूरोपियन नेशंस से घिर गया था। Okay, while on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy
हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो पूरा जर्मनी एक हो गया था, पूरा इटली जो था उसमें पॉलिटिकल चेंज आया था और पावर हो गए थे, गवर्नमेंट्स हो गए थे। Thus, the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization और colonization। तो फिर जर्मनी जो था वो जर्मनी पावर में आया और जर्मनी कंपटीशन में आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंपटीशन में आ गया, क्योंकि उसने भी इंडस्ट्रीज डेवलप की थी, कॉमर्शियलाइजेशन की इंडस्ट्रीज में आ गया, कॉमर्शियलाइजेशन में आ गया, ट्रेडिंग करने में आ गया और कोलोनाइजेशन करने में आगे आ गया था। तो ये जो चेंज हो रहा था, तो ये जो कंट्रीज अफ्रीका पूरा जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से दिस क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फेनोमेना मतलब एटमॉस्फेयर जो ग्लोबल चेंज हो रहा था, हैड एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ दिस कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, ड्यू टू विच द डेवलपमेंट हैड स्टॉप। तो अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, सब बिगड़ गया था और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया था। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो पाया, मतलब हो गया। तो सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी के वर्ल्ड में और जो वर्ल्ड के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल, कभी भी भूल नहीं सकते ऐसा इवेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बहुत फैक्टर्स मतलब बहुत ऐसे कॉजेज थे जो रिस्पॉन्सिबल थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1914। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सीडैन वॉर। जर्मनी ने फ्रांस को सीडैन के वॉर में हरा दिया था, जिसमें फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, अग्रीमेंट। ट्रीटी का मतलब होता है अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट साइन करना पड़ा था 1871 में, जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अभी वो ट्रीटी में क्या था कि फ्रांस को वॉर फाइन देना पड़ेगा। वॉर फाइन का मतलब क्या होता है? जो जंग के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है ना, वो फाइन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना नुकसान हुआ है। और पैसे के साथ साथ उनको 2 प्रोविंसेस देने पड़ेंगे। प्रोविंसेस मतलब बड़े बड़े एरियाज, जैसे लॉरेंस एंड एप्सेस। लॉरेंस एंड एप्सेस, तो ये दोनों प्रोविंसेस जर्मनी को दे देने पड़े थे, एल्सेस और लॉरेन। तो ये आपको नाम याद रखना है, जर्मनी को दे देने पड़े थे। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। ये जो शर्म उनके लिए थी वो उनसे बाहर नहीं आ पाए। तो ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज था, ऐसा हम बोल सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? तो फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था एशिया और अफ्रीका में, और वो कॉलोनीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पैसे छीन रहे थे, लूट रहे थे वो लोग, और अपने आप रिच बन गए थे, पैसे वाले बन गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और कॉलोनाइजेशन हुआ, तो यूरोप को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। 19th सेंचुरी के एंडिंग पार्ट में, मतलब 19th सेंचुरी मतलब 1850 से 1899 तक, 1801 से 1899 को 19th सेंचुरी बोलते हैं, और लास्ट क्वार्टर मतलब 1875 से 1899। तो जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो जर्मनी ने भी शुरू कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका भी हो गया था। तो मार्केट्स को लेना, गुड्स को लेना, चीज़ों को लेना, खरीदना उसने भी शुरू कर दिया था, और देना, नए और सस्ते गुड्स देना भी शुरू कर दिया था एशिया और अफ्रीका दोनों में। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो भाव पे बेच रहे थे अपने गुड्स, उससे सस्ते गुड्स जर्मनी बेचने लगा था। जो अफ्रीकन और एशियन मार्केट्स थे, जो कभी इंग्लैंड और फ्रांस सबसे ऊपर आते थे, वहाँ पे जर्मनी ने उनका जो मार्केट था वो तोड़ दिया। तो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन था जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में। तो ये है इकोनॉमिक फैक्टर्स के एक फैक्टर जहाँ पे इकोनॉमिकली इंग्लैंड को नुकसान हो गया था, तो जर्मनी को फ़ायदा हो रहा था, उसमें जर्मनी सस्ते गुड्स बेचने वाला था, तो इस वजह से वॉर हो गया। सेकेंड पॉइंट है मिलिटरिज्म। मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। मिलिट्री फोर्स ज़रूरी था क्योंकि यूरोपियन नेशंस जहाँ जहाँ थे
वहाँ वहाँ कंपटीशन था, तो मिलिट्री ज़रूरी था, और एक्सपांशन के लिए भी ज़रूरी था, अपना साम्राज्य फैलाने के लिए भी वो ज़रूरी था। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। धीरे 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 करके अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है ना, मिलिट्री पावर, वो बढ़ाते जा रहे थे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया। वाइल इन कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। तो सबको, सब जो भी मैन है, सबको कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी जापान, इटली और जर्मनी में। वेपन का प्रोडक्शन बढ़ गया कि भाई हम अपनी डिफेंस के लिए वेपन्स बढ़ा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए हम वेपन्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। मिलिट्री को एक इम्पोर्टेंस मिला, और मिलिट्री कंपटीशन और इकोनॉमिक कंपटीशन, ये दोनों मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि अभी बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो ये है मिलिटरिज्म। थर्ड पॉइंट है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज। ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज बहुत हो रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, एक साइड पे जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, और दूसरे साइड पे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान। तो ये सारी चीज़ें दो ग्रुप में बट गई थी, तो ये सारे कंट्रीज दो ग्रुप में बट गए थे, और दोनों ग्रुप्स के बीच में एक जेलसी हो रही थी, एनिमिटी, दुश्मनावट बढ़ रही थी, मिसट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना, फियर, डर उनको लगा रहता था, एंड हेट्रेड, नफरत शुरू हो गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। बेल्जियम और ग्रीस के इंडिपेंडेंस के बाद, बेल्जियम और ग्रीस जब इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ, यूनिफाई मतलब एक हुआ, और इटली और जर्मनी यूनिफाई हुआ, यूनिफाई मतलब एक साथ हुआ, तो उसका रिजल्ट था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम। तो ये जो देश प्रेम था ना, वो एक अलग ही रूप ले रहा था यूरोप में। कैसा रूप था? इट वॉज एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। इकोनॉमिक जेलसीज, कंपटीशन and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. तो इतनी सारी जेलसीज होने लगी, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने लगे और कोलोनियलिज्म होने लगा, जिस वजह से बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया था और एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट क्लैश होने लगे थे, एक दूसरे के नेशनल सामने आने वाले थे। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। तो जो यूरोपियन नेशंस थे वो अपने ही लोगों को एक्सट्रीम नेशनलिज्म, देश प्रेम वो अंदर देश प्रेम बहुत ही जगा रहे थे, और बहुत ही भयंकर नेशनलिज्म था। दूसरे देश के लिए प्रेम ना होना वो भी वो जगा रहे थे। लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर नेशंस वॉज एनकरेज। अपने नेशन के लिए लव होना, लेकिन दूसरे नेशंस के लिए नफरत होना भी वो सिखा रहे थे। तो जर्मन चीफ जो है काइजर विलियम, वो नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म के शुरुआती प्रमोटर थे, फाउंडर थे। उन्होंने नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म जर्मनी के अंदर जगाया था। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। वो क्या बिलीव करता था कि जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहिए। ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल। अपने आप वही सब चीज़ करना चाहता था वो, विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। उसके पास मिलिट्री पावर बहुत था, तो उसकी हेल्प से वो अपना जो इच्छा पड़े वही करता था। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द नेशंस एज इन जर्मनी एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एक वॉर की फीलिंग आने लगी थी, अब जर्मनी में भी आई और बाकी सारे नेशंस में भी आने लगी थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का भी बहुत रोल था, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ कंटिन्यूसली दूसरों के बारे में गलत सलत लिखना, कुछ बुरा लिखना, हर वक्त बुरा लिखते थे, और डिरोगेटरी एकदम खराब खराब बातें लिखते थे। प्रोवोकेटिव मतलब अंदर से क्या जगा देना, दुश्मनी जगा देना। एग्जैजरेटेड मतलब बहुत बड़ी बड़ी फैलाई बातें और अफवाहें लिखते थे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, कि कोई भी ये चीज़ को रोक नहीं सकता था। अभी कोई भी कंट्री अब पीस के लिए कोई काम नहीं कर सकती थी, शांति के लिए कोई काम नहीं कर सकती थी, और हार्मनी, एक दूसरे के साथ रहने का कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों के अंदर ही भड़कीला एकदम एटमॉस्फेयर था, लोगों के अंदर ही भड़कीला नेशनलिज्म था, देश प्रेम था। तो इस वजह से न्यूज़पेपर ने ये सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। फिलोसॉफी अबाउट वॉर, वॉर का एक
थिंकिंग ही चेंज हो गया था। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर, वॉर ही भलाई है, लोग मानने लगे थे यूरोप में। जर्मन के जो राइटर हैं ट्रॉट्स्की, उन्होंने लिखा था कि भाई ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, तो जो शक्तिशाली है वही जी सकता है, एंड वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, तो जंग ही अभी ज़रूरत है। नीत्शे ने, वो जो भी जर्मन राइटर है नीत्शे, उसने भी वही लिखा था कि भाई उसने वॉर को एक क्या बताया था, सेक्रेड वर्क, सेक्रेड वर्क एक भगवान का काम है, बहुत ही पवित्र काम है, ये बताया था। अभी ये तो हमने फैक्टर्स देखे ना बेटा, फैक्टर्स मतलब क्या कि ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो चिंगारी थी, उस वो जो चिंगारी की तरह ये यूज़ हो रहे थे कि भाई एक चिंगारी डाली दूसरी तो कभी ना कभी आग तो लगने वाली थी। तो जो सबसे बड़ी चिंगारी जो लास्ट में डाली जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग भड़क उठी, वो था ये, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर असैसिनेटेड, मार दिए गए थे, बाय बीइंग शॉट एट बाय अ मेंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे और उनकी जो वाइफ थी, उनको गोली मार के मार दिया गया था। किसने मारा था? तो सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया कि ये आपकी गलती है, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम मतलब फाइनल वार्निंग दे दी कि या तो आप जो भी गुनहगार है उसको ऑस्ट्रिया को 48 आवर्स में हमको दे दीजिए, या तो फिर वॉर भुगतिए। तो सर्बिया ने ये मैटर में इग्नोर किया, ये पूरा मैटर इग्नोर किया। तो लिसनिंग का सुने बिना ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर छेड़ दिया, और तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। ओके, हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ वो हम आज देखते हैं। In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दो टीम हो गई थी, एक टीम थे Allied nations और दूसरी टीम था Axis nations। Allied nations के 24 nations थे, 24 कंट्रीज थे, और Axis nations में 4 nations थे। ओके, शुरुआती दौर में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसके बाद जर्मनी ने बहुत सारे यूरोप में बहुत ही बड़ी बड़ी विक्ट्रीज कर ली थी। विक्ट्रीज मतलब बहुत कुछ जीत लिया था। फ्रेंच आर्मी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने, जर्मनी ने। बहुत सारे सबमरीन वॉर्स उसने झेले थे, और एलिड नेशंस के शिप्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे जर्मनी ने। ओके, बहुत सोल्जर्स और बहुत ही सिविलियन मतलब जो जनरल लोग होते हैं वो, सोल्जर्स और सिविलियन, बहुत सारे लोग मर गए बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। टैंक्स के लिए, टैंक्स की वजह से और ऐसे गैसेस की वजह से, पॉइजनस गैस वो लोग छोड़ते थे। ओके, इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, तो रशिया वो वॉर में से निकल गया था। जर्मनी बहुत स्ट्रांग था वो टाइम से। उसने क्या किया, अमेरिकन स्टीमर लुसिटेनिया को डुबा दिया था। अमेरिकन स्टीमर जो था लुसिटेनिया, उसको डुबा दिया। 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड, उसके अंदर 147 अमेरिकन सोल्जर्स मर गए थे। और फिर अमेरिका ने एलिड नेशंस ज्वाइन किया अप्रैल 1917 में। उसके बाद अमेरिका ने ज्वाइन किया, उसके पीछे पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियम, ये लोगों ने भी एलिड नेशंस ज्वाइन किया। तो एलिड नेशंस बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। जर्मनी अमेरिका के सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका के पास एंटी टैंक वेपन्स थे, एंटी टैंक थे, टैंक को उड़ा सकते थे, ऐसे वेपन्स थे। तो अमेरिका के सामने वो नहीं टिक पाई। ये पूरा पोजीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चेंज हो गया। बल्गेरिया सितंबर 1918 में, टर्की और ऑस्ट्रिया अक्टूबर 1918 में एलिड नेशंस में ज्वाइन हो गए। तो जो 4 नेशंस थे उसमें से अब रह गया जर्मनी। तो अभी जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। जर्मन लीडर काइजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे, तो उसकी पोजीशन छोड़ के वो भाग गया। जर्मनी सरेंडर्ड टू एलिड नेशंस एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। तो जर्मनी ने एलिड नेशंस को सरेंडर किया और सीज फायर ट्रीटी मतलब वॉर को रोकने की जो ट्रीटी थी वो साइन की, और वॉर केम टू एन एंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी ट्रीटी थी, वो कौन सी पॉलिसी थी जो जर्मनी ने साइन की थी,
और वही मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वही पॉलिसी कारण बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वही पॉलिसी, है ना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो कौन सी पॉलिसी थी, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी इफ़ेक्ट्स क्या हुई, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिससे शांति मेंटेन हो सकती थी लेकिन नहीं हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी, रशिया में क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, वो सब की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में आपको दिखा देता हूँ। वो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक बार सॉल्व करने हैं। तो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखना है आपको। ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर, और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की भी बात करेंगे और ये चैप्टर ओवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ और शांति रखिएगा, खुश रहिएगा, थोड़ा कुछ पढ़िएगा घर पे। आप जो पढ़ते हैं तो ये पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। दुनिया वापस जैसी थी वैसी शुरू होगी, टाइम लगेगा लेकिन वैसे ही शुरू होगी। तो तब तक हम अपना जो काम है वो करते रहें, अपना जो कर्तव्य है वो करते रहें, और हमको जो पढ़ना है वो हम करते रहें। हम रुकेंगे नहीं, हम दुनिया के साथ आगे ही बढ़ेंगे, हमको आगे बढ़ना है, हम रुकेंगे नहीं। तो आप कंटिन्यूसली शुरू करिए, अपना काम चालू रखिए और पढ़ाई चालू रखिए। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे फर्दर।